देवदत्त कुछ महीने पहले ही अपने राज्य के नए राजा बने थे। राजा बनने के बाद वह अपने राज्य और आसपास की समस्याओं का निरीक्षण करना चाहते थे। इसलिए वह अपने प्रिय मंत्री को आदेश दिए कि वह अपने राज्य की सारी समस्या को खुद ही देखना चाहते हैं। देवदत्त के इन्हीं गुणों की वजह से वह अपने प्रजा के बहुत प्रिय थे। काफ़ी कम समय में वह विख्यात हो गए थे। एक दिन राज्य में श्रावणी मेला लगा हुआ था। देवदत्त आम नागरिक का वेश बनाकर मेले में चले गए, यह देखने की वहाँ की व्यवस्था उचित है या नहीं। मेले में दूसरे राज्य की राजकुमारी कुमुदनी आई हुई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। कोई भी व्यक्ति उनकी खूबसूरती देखकर मदहोश हो जाता था। देवदत्त को एक नज़र में कुमुदनी से प्रेम हो गया, परंतु वह कुमुदनी को पहले समझना और जानना चाहते थे। इसलिए महल में लौटकर पहले राजकुमारी के बारे में सब कुछ पता करने का सोचा। अपने मंत्री को आदेश दिए कि कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन राजा बनकर नहीं, आम नागरिक बनकर जाएंगे। देवदत्त कुमुदनी के राज में चले गए और महल में जाने के लिए मौके का इंतजार करने लगे। राज्य का भ्रमण करते समय और आम लोगों से बात करने से उन्हें यह तो पता चल गया कि राज्य के नागरिक कुमुदनी को घमंडी और स्वार्थी बता रही है। देवदत्त सोचते हैं कि यहाँ के लोग अपनी राजकुमारी के बारे में ऐसा सोच रखते हैं। यहाँ के नागरिक अपनी राजकुमारी से खुश नहीं हैं। जो राजकुमारी अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकती, वह मेरे राज्य की प्रजा को क्या खुश रखेगी। तभी राज्य में यह ऐलान किया गया कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को संगीत सिखाना चाहता है, वह महल में आकर अपना परिचय दे। एक जरूरी सूचना, यदि जिस किसी ने 1 महीने में राजकुमारी को संगीत नहीं सिखा पाया, उसे बड़ा दंड दिया जाएगा। देवदत्त सोचते हैं कि यह कैसा आदेश है। सीखने वाले की गलती हुई तो सिखाने वाला दंडित होगा। यह तो अन्याय है अपनी प्रजा के साथ। कोई भी राज्य से महल में कुमुदनी को संगीत सिखाने नहीं गया। देवदत्त यह मौका जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अकेले ही महल पहुंच गए। राजकुमारी ने उसे अपना परिचय देने को कहा। देवदत्त अपना परिचय देते हुए बोलते हैं, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। आपका ऐलान सुना तो यहाँ आपको संगीत सिखाने आ गया। कुमुदनी बोलती है, पर यह ऐलान तो मेरे राज्य में किया गया था, तुम कैसे आ गए। देवदत्त कहते हैं, देवी, आपकी दंड के ऐलान से आपकी राज्य का कोई भी नागरिक आपको संगीत सिखाने महल नहीं आया। इसका यह मतलब हुआ कि आपकी प्रजा आपसे डरती है, आपसे प्रेम नहीं करती है। कुमुदनी गुस्से से बोलती है, तुम्हारे यह दुस्साहस कि तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो। देवदत्त ने कहा, मैंने तो आपको आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो साबित कर दीजिए। जो चाहे मुझे सजा दीजिएगा, मुझे मंजूर होगा। पूरा दरबार देवदत्त के साहस और जवाब देने की कौशल से अचंभित था। राजकुमारी से इस तरह कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। देवदत्त ने फिर से कहा, मैं आपको 1 माह में संगीत सिखाऊंगा और आप 1 माह में यह साबित कीजिए कि आपकी प्रजा आपको प्रेम करती है। राजकुमारी को सारा दरबार एक नज़र से देखे जा रहा था। राजकुमारी की शान की बात थी, पीछे हटती तो सभी उनकी हंसी उड़ाते, इसलिए उसने देवदत्त की चुनौती स्वीकार कर लिया। राजकुमारी अपने कक्ष में अपनी सहेलियों के साथ थी। तभी उनकी एक सहेली कहती है, राजकुमारी, वह लड़का बहुत उद्दंड और बदतमीज था। भरी दरबार में आपसे बदतमीजी किए जा रहा था और तो और आपको चुनौती भी दे डाला। कुमुदनी कहती है, आज पहली बार किसी ने मुझ पर उंगली उठाई, वो भी मेरे पूरे दरबार के सामने। यदि वो दूसरे राज्य से नहीं आया होता तो उसी वक्त उसका सिर कलम कर दिया होता। उसने मुझे चुनौती दिया है। अरे, मैं जब संगीत सीख ही नहीं पाऊंगी तो उसे उसकी इतनी बड़ी सजा दूंगी कि अपने किए पर कभी अफसोस भी नहीं कर पाएगा। इधर देवदत्त भी समझ गया था कि कुमुदनी को संगीत सिखाना आसान नहीं होगा और पक्का ही दंड देने की कोशिश करेगी। देवदत्त संगीत सिखाने अगले दिन महल में पहुंच गए। कुमुदनी भी तैयार बैठी हुई इंतजार कर रही थी। देवदत्त ने प्रणाम करते हुए बोला, देवी, अब हमें अपना कार्य शुरू करना चाहिए। संगीत सीखने सिखाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुमुदनी जानकर गलती किए जा रही थी, लेकिन देवदत्त हार मानने वालों में से नहीं था। इस तरह शाम हो गई। देवदत्त ने कहा, आज का कार्यक्रम समाप्त होता है, अब आपकी बारी है, आपको अपनी प्रजा के लिए कुछ करने की। इस तरह से देवदत्त कुमुदनी को संगीत सिखाता
और उसे फिर उसकी प्रजा की समस्या को दूर करने का कार्य भी सौंप देता। कुमुदनी अपनी प्रजा की धीरे धीरे दिल जीत रही थी, लेकिन देवदत्त को दंड देने के चक्कर में संगीत सीखना ही भूल गई थी। इस तरह 15 दिन गुजर गए। एक दिन कुमुदनी की सहेली ने कहा, राजकुमारी, 15 दिन गुजर गए, आप अभी तक संगीत में निपुणता हासिल नहीं कर पाई है। हम सब जानते हैं कि आपको संगीत से कितना प्रेम है। आपकी मधुर आवाज़, आपकी उंगलियां जब वीणा की तार को छूती है तो कानों में मिठास घोल देती है। आपको तो 1 माह में अपने संगीत को उच्चतम श्रेणी पर ले जाना था, लेकिन आप ऐसे अनजान बन रही है जैसे आपको संगीत का पहला अक्षर भी नहीं आता है। कुमुदनी ने जवाब देते हुए कहा, मैं उस मूर्ख व्यक्ति को दंड देना चाहती हूँ कि वह मुझे 1 माह में संगीत नहीं सिखा सकता है। जब भी मैं उसकी चुनौतियों को याद करती हूँ तो मेरे तन मन में आग लग जाती है। बस और 15 दिन शेष है, उसके बाद पूरे राज की प्रजा उसकी मृत्यु दंड देखेगी। सहेली ने कहा, लेकिन आप अपना लक्ष्य भूल रही हैं। आप कई महीनों से जिस लक्ष्य के लिए खुद को तैयार कर रही हैं वह तो असफल हो जाएगी। कुमुदनी सोचकर बोली, हाँ, मैं यह कैसे भूल गई। यदि मैं संगीत में नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत विफल हो जाएगी। मेरे पास यह अंतिम अवसर है जिसे मैं किसी कीमत पर गंवा नहीं सकती हूँ। अपनी नफरत और अपनी गुस्सा में मैं अंधी हो गई थी। जाओ, उस संगीतकार को बुलाकर लाओ। कोई भी व्यक्ति मेरे लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। तभी दौड़ते हुए एक दासी ने यह खबर दिया कि देवदत्त अपने कक्ष में नहीं है। इस तरह 2 दिन गुजर गए। देवदत्त महल में संगीत सिखाने नहीं आया तो कुमुदनी ने सोचा कहीं दंड की डर से वो भाग तो नहीं गया, लेकिन उसके अंदाज से वो निडर और साहसी लगता था। अब मुझे संगीत का अंतिम चरण कौन सिखाएगा। तीसरे दिन देवदत्त महल लौट आया। कुमुदनी देवदत्त को देखकर खुश हो गई, लेकिन गुस्सा दिखाते हुए बोली, कहाँ चले गए थे, जाने की खबर भी नहीं दिया। देवदत्त हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करना देवी, मैं अब आपको संगीत नहीं सिखा सकता हूँ। आप जो चाहे मुझे दंड दे सकती हैं। कुमुदनी पूछती है, यह क्या बोल रहे हो। मात्र कुछ दिन शेष है और आज अपना फैसला बता रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुमको ही संगीत का अंतिम चरण सिखाना होगा। देवदत्त बोले, आप अपनी बात से मुकर रही हैं देवी। आपने ऐलान करवाया था कि जो भी आपको 1 माह में संगीत नहीं सिखा पाया उसे दंड दिया जाएगा। वैसे भी देवी, आपने पहले चरण तो सीखा नहीं, अंतिम चरण की बात कर रही हैं। कुमुदनी को अपने किए पर लज्जा आ रही थी। वह देवदत्त से बोली, संगीतकार हो तुम और एक शिक्षक भी, अपने काम को अधूरा मत छोड़ो। मुझे संगीत आती है, बस उसका अंतिम चरण में निपुण बनना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें निराश नहीं करूँगी। माफ़ कर दो मुझे। देवदत्त ने कहा, मैं तो आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए महल में 2 दिन नहीं आया, क्योंकि मुझे यह बात पता चल गया था कि आपको बस संगीत का अंतिम चरण ही सीखना है, लेकिन क्यों सीखना है यह नहीं पता कर पाया। कृपया करके आप बताएंगी। कुमुदनी कहती हैं, मैं एक राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूँ। उनका प्रेम पाने के लिए, उनकी रानी बनने के लिए कई महीनों से प्रयास कर रही हूँ। देवदत्त यह बात सुनकर उदास हो जाता है, पर खुद को संभालते हुए पूछता है, कौन है वो। राजकुमार देवदत्त। देवी कुमुदनी की आंखों में चमक आ जाती है जब उसने राजकुमार देवदत्त का नाम लिया। देवदत्त अपना नाम सुनकर आश्चर्य हो गए और पूछे, आपने उन्हें देखा है या मिली है कभी उनसे। कुमुदनी कहती है, नहीं, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा, लेकिन उनका पूरा चरित्र मेरे मन मंदिर में बसा हुआ है। उनका असाधारण व्यक्तित्व से मैं इतनी प्रभावित हूँ कि जैसे राधा के मन में मोहन बसे हैं, वैसे ही मेरे मन में राजकुमार देवदत्त बसे हैं। देवदत्त पूछते हैं, पर संगीत से क्या लेना देना। यदि आप अपना प्रेम प्रस्ताव भेजती तो आपकी सुंदरता से यकीनन वो प्रभावित हो जाते। तो कुमुदनी कहती है, मैं उन्हें अपनी सुंदरता से नहीं प्रभावित करना चाहती थी, जो समय के साथ समाप्त हो जाती। ऐसा प्रेम वहम का शिकार हो जाता है। मैं तो उनके मन के तार से जुड़ना चाहती हूँ, जहाँ पर ना कोई वहम हो, ना कोई वासना। वो महान संगीतकार हैं, संगीत उनका पहला प्रेम है। हर साल उनके राज्य में संगीत की प्रतियोगिता होती है, इसलिए मैं इस बार इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उनका दिल जीतना चाहती हूँ। जब मैं उनके पास जाऊँ तो मुझे अपनी संगीत की तरह ही पहला प्रेम समझे। देवदत्त की आंखों में पहली बार कुमुदनी के लिए समान झलक उठा। जब बात ऐसी थी तो आपने दंड देने का ऐलान क्यों किया।
मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे संगीत सिखाने आ जाए। मेरे पास समय कम था, इसलिए एक उचित संगीतकार की पहचान दंड के प्रभाव से ही हो पाती है। लेकिन तुम्हारी चुनौतियों ने और मेरा इस तरह अपमान से मैं अपने लक्ष्य को भूल गई थी। देवदत्त हंसते हुए बोले, आपके मुख से प्रेम की परिभाषा अच्छी नहीं लगती है। जो रानी अपनी प्रजा को प्यार नहीं करती, वह दूसरे राज की प्रजा से क्या ही प्रेम कर लेगी। यह जानते हुए कि राजकुमार देवदत्त अपनी प्रजा से कितना प्यार करते हैं। हाँ, तुम सच कह रहे हो। मैंने देवदत्त के प्रेम को पाने के अलावा कोई दूसरा कार्य किया ही नहीं। भूल गई थी कि जिस देवदत्त का चरित्र का वर्णन संगीत से होती है, उसी देवदत्त का वर्णन प्रजा प्रेम से भी होता है। लेकिन तुमने मुझे यह भी सिखा दिया कि प्रजा प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। एक राजकुमारी के लिए प्रतियोगिता में क्या होगा नहीं पता है। देवदत्त मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे यह भी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अपनी प्रजा की आंखों में अपने लिए प्रेम, विश्वास और सम्मान देखकर मैं अपने प्रेम में परिपूर्ण हो गई हूँ। कुमुदनी और देवदत्त संगीत का अभ्यास शुरू कर देते हैं। अब कुमुदनी प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। देवदत्त अपने राज को लौट जाते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उस प्रतियोगिता में कुमुदनी विजेता हुई और देवदत्त से मिलने पहली बार उनके महल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उधर देवदत्त भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सारे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। कुमुदनी महल में पहुंचती है और वहां पर संगीतकार को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देवदत्त उसे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि राजकुमारी, आपका संगीतकार आपकी सेवा में हाजिर है। कुमुदनी की आंखें और मन भर आया और बोली, मैंने इस पल के लिए ना जाने कई वर्ष इंतजार किया है। दोनों एक दूसरे को बाहों में हमेशा के लिए भर लिए और आज उनका प्रेम सफल हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी नई कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट पहले आपको मिल सके। आप सभी को यह कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।